हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, साइंस का जो हमने नाइट में वीडियो डाला था उसमें 10 से 12 टॉपिक हो चुके थे। इसमें जो है 12-13 टॉपिक इसमें करेंगे जो बचे हुए हैं। और बाकी देखिए, आप सभी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया और जो नाइट में वीडियो डाला था उसमें कमेंट करके आपने बताया जो टेलीग्राम जो ग्रुप होता है उसमें केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। तो अब मैं जो है शाम तक सभी वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा और वहाँ से जो है PDF मैं आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कराता रहूँगा आपके एग्ज़ाम तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी भी 2 वीडियो में देखिए एंड कर देंगे उसका, आज कल में ही उसको मैं वीडियो डाल दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं बहुत ही स्पीड से बताता जाऊंगा आपको। देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते जाना इसको। तो देखिए रुधिर परिवहन तंत्र, इससे देखिए रुधिर क्या होता है, एक रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक है। पूछा जाता है रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनी में प्रवाहित होने वाला गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का एक द्रव्य जीवित ऊतक है। कैसा ऊतक है ये? जीवित ऊतक। पीएच मान होता है इसका देखिए 7.4 होता है पीएच मान। यानी कि आपको पता है जिसका पीएच मान होता है 7 से कम वो आते हैं अम्लीय प्रकृति के, जिसका पीएच मान होता है 7 वो उदासीन, और जिसका पीएच मान आता है 7 से अधिक तो होता है क्षारीय प्रकृति का। यानी कि जो रक्त है हमारा क्षारीय प्रकृति का है और 7 पीएच मान होता है आपका जल का, उदासीन होता है, और 7 से कम देखिए अम्लों का होता है। इसके बाद रक्त का देखिए रक्तचाप क्या होता है मनुष्य का, तो 120 अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है 80 इसमें। इसके बाद देखिए कार्य क्या, रक्त का सारे शरीर में O2 यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है देखिए शरीर में, तो देखिए क्या होता है ब्लड में, तो सांस की गति हमारी बढ़ जाती है जिससे कि हम जो है जुभाई लेते हैं और आलकस आ जाता है। इसके बाद देखिए CO2 के कारण जो है ऑक्सीजन वहन की क्षमता जो है प्रभावित होती है। CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, जुभाई या आलकस आता है। इसके बाद रक्त क्या है, एक शयानता का उदाहरण है, शयान है रक्त एक, और रक्त में जो है प्रोटीन होता है। रक्त की श्यानता का कारण क्या है, रक्त में प्रोटीन। और देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए रक्त सबसे श्यान कौन है, जल या रक्त? तो जो है आपका रक्त जो है वो श्यान है। इसके बाद हमारे शरीर का रक्त दबाव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त में जो धातु होती है लोहा यानी कि आयरन होता है। रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है किडनी द्वारा। और देखिए विधि जो होती है जिसमें कि रक्त जो है वो गंदा हो जाता है, बेकार, तो उसमें जो है विधि उसकी डायलिसिस होती है जिसमें कि रक्त को शुद्ध किया जाता है और दूसरा नया चढ़ाया जाता है उसमें रोगी को। इसके बाद रक्त नहीं जमता किस कारण से, हीपेरिन की कमी के कारण जो है रक्त नहीं जमता। अगर किसी व्यक्ति को जो है चोट लग जाए तो हीपेरिन की कमी के कारण वो उसका रक्त नहीं जम पाता उसको। देखिए एक हीमोफीलिया भी होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, वही होता है कि जो रोगी होता है उसका अगर चोट लग जाए तो ब्लड ज़्यादा बह जाता है और जिस कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद देखिए रक्त समूह की जो खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। रक्त के 4 प्रकार है, ए बी और ओ। ए बी को कहते हैं सर्वग्राही, ओ को कहते हैं सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। ये जो है ओ जो है सभी को दे सकता है कंप्लीट को। इसके बाद देखिए मानव शरीर से क्वेश्चन आता है। 206 हड्डियां हैं, पसलियों के 12 जोड़े हैं, 12 जोड़े, यानी कि कुल मिला के जो है पसलियों की संख्या है वो है 24। इसके बाद शरीर में जल है 65%, यानी कि शरीर का जो अधिकतम भार बना होता है वो जल से ही बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतम भार किससे बना होता है। इसके बाद सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी है हमारी, कहाँ की है, कान की स्टेपीज हड्डी। और सबसे बड़ी या भारी हड्डी पूछी जाए तो वो है फीमर, जांग की, जांग वाली ठोस हड्डी। ये कौन कैसी हड्डी है, ठोस हड्डी है फीमर जांग की। सबसे बड़ी और भारी हड्डी यही है। एक दिन में मानव जो मूत्र है लगभग 1.5 लीटर करता है। इसमें 95% होता है जल और पीएच मान होता है इसका 6 यानी कि अम्लीय प्रकृति का, पीले रंग का। यूरोक्रोम के कारण जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। इसके बाद देखिए सबसे जो मजबूत मांसपेशी होती है वो होती है जबड़े की मनुष्य के। सबसे दृढ़ भाग जो होता है दांतों का वो होता है दंतवल्क, जो कि दांतों को चमकीला बनाए रखता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट CaC3 होता है। इसमें देखिए जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार जीवन में विकसित होते हैं। दांत होते हैं 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, चर्णवक और अग्रचर्णवक। सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है कृंतक का कार्य, काटना और कुतरना। कैसे कृंतक, कैसे काटना और कुतरना। इसके बाद देखिए हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिन 2 नीला, जिसको बोला जाता है। इसके बाद हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अब पूछा जा रहा है, ये ट्रेंड चल गया है,
हट के क्वेश्चन पूछने का। तो एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। तो अगर पूछा जाए कि एक दिन में कितनी बार धड़कता है, तो आप देखिए वहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो इससे सीधा सीधा आप ये है लगभग जो है 1 लाख बार धड़कता है, आप ऐसे याद रख लेंगे। इसके बाद हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैं यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके अलावा भी आप मेहनत से जितना हो सके रिवाइज कर दीजिए आपने प्रत्येक सब्जेक्ट जो पढ़ा है। और जीके, करंट अफेयर्स और साइंस आएगा 75 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा आपका 50 क्वेश्चन, पूरा का पूरा इन्हीं पे फोकस कर दीजिए। इसी से आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा। 25 क्वेश्चन आएगा मैथ से, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा आएगा, बहुत ही ईजी आप बना देंगे। तो उस पर ज़्यादा इतना ध्यान मत दे, इस पर ज़्यादा दे। इसके बाद देखिए हृदयघात या हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द होना सॉरी। इसके बाद मानव की कलाई या नाड़ी नब्ज स्पंदन करती है, तो वो करती है हृदय के बराबर। इसी वजह से देखिए जो डॉक्टर है वो नब्ज पकड़कर ही जो है वो आपको देखिए बुखार या कोई और रोग बता देता है, आपकी नब्ज कैसे चल रही है। इसके बाद हृदय स्पंदन विद्युत तरंग द्वारा उत्पन्न होती है हृदय में। कौन सी तरंग द्वारा? विद्युत तरंग द्वारा। इसके बाद नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों, क्या कारण है? तो नाखून जो है बाह्य कंकाल का हिस्सा है जो कि अल्फा क्रेटीन से बने होता है। क्या होता है? अल्फा क्रेटीन। और काटे जाने पर दर्द नहीं होता है क्योंकि यह मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, इसमें रक्त का संचरण नहीं होता। तो देखिए ये जो आपके नाखून होते हैं ये अल्फा क्रेटीन से बने होते हैं, बाह्य कंकाल का हिस्सा है और मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित है, इसमें रक्त का संचरण नहीं होता, इसी वजह से दर्द नहीं होता नाखून काटते समय। इसके बाद साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी कि 23 जोड़े। इसमें कमी या वृद्धि होने से मंगोलिक जड़ता या पागलपन हो जाता है। देखिए अगर किसी में 45 हो जाए या 47 हो जाए या घट जाए या बढ़ जाए तो उसको देखिए जो है पागलपन हो जाता है। तो वो ये देखिए जन्मजात होता है, ये गुणसूत्र जो होते हैं आपके। छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते, लिंग का निर्धारण पर्यावरण के ताप से ही करते हैं। इसके बाद हार्मोन्स का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा 100%। रक्त देखिए यहाँ पे यकृत या लीवर, यकृत को ही लीवर कहते हैं, ये भी कन्फ्यूजन है बहुत ही बड़ा अभी तक, यकृत को ही लीवर कहते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त का निर्माण यही होता है पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। और देखिए कहाँ पे? पित्ताशय में होता है। इसके बाद अवटु ग्रंथि, ये भी सबसे बड़ी ग्रंथि स्राविक ग्रंथि। स्पेशल में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी अंतः स्राविक ग्रंथि तो वह है आपका अवटु ग्रंथि, चाहे आप इसको चेक कर लीजिए थ्योरी में। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, इसके 3 नाम है। कारण क्या? देखिए यह अंतःस्राविक ग्रंथियों को संचालित करती है, इसका जो स्थान है वो है मस्तिष्क में यानी कि आपका ब्रेन में है, इसी वजह से ये कंट्रोल सभी पे करती है अंतःस्राविक ग्रंथियों पे, इसी वजह से इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर। इसके बाद आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन, तो आयोडीन युक्त कैसा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन एक एमिनो अम्ल है, इसका स्राव से जो है गले की थायराइड ग्रंथि से होता है। आपका जो आपका आयोडीन की कमी हो जाए तो उसमें देखिए क्या होता है, आपके गला जो बढ़ जाता है उसमें फूल जाता है, तो उसको ही गलगंड या थायराइड रोग बोला जाता है उसको। इसके बाद देखिए स्त्री हार्मोन्स पूछा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो 2 हार्मोन्स है स्त्री के, याद रखिए एस्ट्रो प्रोस्ट्रो यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद देखिए पुरुष हार्मोन क्या है, देखिए एड्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्टेरोनेडियन। तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा मैन क्या है इसमें, देखिए पुरुष के, स्त्री के याद कर लीजिए आप एस्ट्रो और प्रोस्ट्रो, बाकी जो होंगे वो पुरुष के होंगे। और सबसे मैन है इनमें एड्रेलिन, एड्रेलिन यानी कि ड्रो और लीन, डरने वाला या लड़ने वाला। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन इसी हार्मोन का नाम है, इससे देखिए क्रोध आना, हृदय गति का बढ़ जाना। तो सभी जो लड़कों में होता है, पुरुष में जो आप गुस्सा करते हैं बार बार, तो वो आप में यानी कि आप में एड्रेनलिन बढ़ा हुआ, इसी कारण से आप लड़ने और मरने की बात करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो उपयोग है वो है दूध निकालने का, इंजेक्शन है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और देखिए महिलाओं यानी कि फीमेल में होता है, चुंबन करती है जब इस अपने बच्चे को, तो उससे भी क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, जिस कारण से वो दूध निकलता है उसमें। इसके बाद है फेरोमोन हार्मोन, फेरोमोन हार्मोन साथी को आकर्षित करने वाली गंध निकालता है। फेरोमोन हार्मोन कैसा है? तो साथी को आकर्षित करने वाली गंध होती है एक प्रकार से। और पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, ये होता है सेक्सुअल, एक हार्मोन है सेक्सुअल हार्मोन इसमें। इसके बाद है इंसुलिन हार्मोन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्राव जो होता है मिश्रित अग्नाशय की मिश्रित ग्रंथि से होता है। कार्य होता है शुगर को कम करना। कमी से होता है शुगर या मधुमेह। रुधिर से ग्लूकोज की जो है मात्रा कम हो जाती है, तभी आपको शुगर या मधुमेह होता है। इसकी खोज की थी बेंटिक ने और प्राप्त किया जाता है ये डहेलिया की जड़ से उपस्थित जो धातु होती है इसमें होता है जिंक। आपका क्या होता है, डहेलिया की जो जड़ होती है उसमें जिंक होता है। इसके बाद पादप हार्मोन से क्वेश्चन आएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो पादप पैसे 5, तो कितना पादप हार्मोन्स है, 5 हार्मोन्स है। कौन कौन से, ए जी आसाए, ए से हो गया एथिलीन, जी से जिब्रेलिन, आ से ऑक्सीन और सा से साइटेकाइनिन और ए से हो गया यहाँ पे एबिसिक अम्ल। तो देखिए पूछा जाता है कौन सा हार्मोन अम्ल है, तो एबिसिक जो अम्ल है वो एक प्रकार से अम्लों की श्रेणी में भी आता है। देखिए एथिलीन क्या है, प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। जिब्रेलिन ऑक्सीन जो है आपका एक प्रकार से खरपतवार नष्ट करता है। खरपतवार होता है आपका जो घास जम जाती है उसमें खेत में, यानी कि एक प्रकार से उसको जलाने वाली दवाई होती है जिससे वो कि जो है घास जो है नष्ट हो जाए फसल से। इसके बाद है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया इन्होंने और जो रिसर्च किया था वो किया था गार्डन पी या मटर के पौधे पर। उसमें मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन करके इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से, देखिए ये है आपका पीपीएस। तो मेंडल के नियम कौन से, पीपीएस। पी से हो गया प्रभाविता, पी से पृथक्करण और एस से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका जो सिद्धांत है लैंगिक जनन पर आधारित है। इसके बाद है जीनोम का जो संबंध है जीन से है। किसी भी जीव के डीएनए में उपस्थित विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम ही जीनोम कहलाता है। इसके बाद है जीनों के जो अनुवांशिक लक्षण है संतान में पाया जाता है वो किसके कारण, क्रोमोसोम के द्वारा वो पाए जाते हैं। जीन से क्वेश्चन आता है। देखिए जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जोहानसन ने। जीन के भीतर अनुक्रम का आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में अभी पूछा गया था, ये अभी हुआ था एग्जाम 2018 में। इसके बाद है जीन क्या है, डीएनए का ही एक भाग है। जीन क्या है, डीएनए का ही एक भाग है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कुछ अनुवांशिक रोग बताओ, तो हीमोफीलिया, वर्णधनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और पाउल सिंड्रोम और कलीने फिल्टर। तो हीमोफीलिया में देखिए रोगी का रक्त नहीं जम पाता। वर्णधंत होते ही आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है जो कि प्राथमिक रंग हरा, नीला और लाल, इनमें पहचान नहीं कर पाता कौन सा रंग है। इसी वजह से जो है रेलवे में आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। इसके बाद आपका जैव विकास, इससे भी क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो है नीलहरित शैवाल। प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण किया था इसने शुरू अपना, और जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो जल में हुई थी। अभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ हुई थी, तो उसमें आपका जो है आंसर था महासागर। तो जल या महासागरों में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। यहाँ पे आप महासागर नोट और कर लीजिए अपने जो है नोट्स में। इसके बाद विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक पर्यावरण। इसके बाद डायनासोर थे मोसोजोइक, सरीसृप थे मोसोजोइक। तो आर्कियोप्लेटेरिक्स क्या है, जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी है जो सरीसृप या पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। इसके बाद है लैमार्क। तो लैमार्क को हम जी से पुकार गए, लैमार्क जी। तो जीव विकास को समझाया इसने, इसे ही लैमार्क का सिद्धांत कहते हैं या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। याद हो गया को, लैमार्क जी बोला हमने, तो लैमार्क जी से जीव विकास का सिद्धांत इन्होंने समझाया। डार्विन विकास, यानी कि डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसके बाद है बीडल जीन, याद करेंगे हम, बीडल और टैटम है ये वैज्ञानिक है। तो बीडल जीन यानी कि एक एंजाइम और एक जीन और एक एंजाइम की इन्होंने परिकल्पना दी बीडल और टैटम ने। इसके बाद है हुग्रो डिवरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो देखिए ऊपर नीचे रे आ रहा है इसमें, हुग्रो और ब्रिज। यहाँ पे भी देखिए उत्परि और ऊपर से भी यहाँ पे रे चढ़ गया। तो देखिए हुग्रो डिवरीज ने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए अब एक ट्रिक बना देगा 2-3 जो हम याद कर सकते हैं। लैमार्क जी जीव विकास, डार से डार्विन विकासवाद का दिया, बीडल ने जीन का दिया। तो याद हो गया। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक। और फ्रेंड्स देखिए ये जो है हमारा फिजिक्स का ये यहाँ पे कुछ टॉपिक रह गए, तो अभी इनको भी हम करते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी पास्त्र, मिसाइल को देखिए प्रक्षेपास्त्र बोला जा सकता है। ऑप्शन में आता है प्रक्षेपास्त्र क्या है, तो एक मिसाइल को ही जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसको ही प्रक्षेपास्त्र भी बोला जाता है। कुछ मिसाइलों के नाम आते हैं, इनमें से कौन सा मिसाइल है, कौन सा टैंक है, कौन सा वायुयान है। तो इसमें हम एक ट्रिक करेंगे। देखिए पटना क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पटना डीएस से बाप मिले। तो पी से हो गया पृथ्वी, ए से हो गया यहाँ पे आकाश मिसाइल, टी से त्रिशूल और एन से नाग मिसाइल, ए से हो गया अग्नि और डी से धनुष और एस से यहाँ पे हो गया सागरिका मिसाइल, सी से सौर्य और बी से हो गया यहाँ पे
ए से हो गया यहाँ पे अस्त्र और पी से हो गया प्रयुम्न। तो इस प्रकार से ये हमारी सारी मिसाइल है पटना डीएस से बाप मिले। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ, पृथ्वी जो मिसाइल है इसकी जो प्रास है सतह से सतह, यानी कि पृथ्वी है सीधा, हम पृथ्वी पे रह रहे तो हम सतह पे तो है, तो इसकी जो प्रास है वो यानी कि दौड़ती है पृथ्वी जो मिसाइल है वो सतह से सतह। इसके बाद है आकाश मिसाइल। आकाश आपको नाम से ही पता लग रहा है, आकाश तो ऊपर है तो वायु से वायु है इसकी जो प्रास है। इसके बाद है त्रिशूल। इसका जो प्रास है सतह से ऊपर की ओर है यानी कि वायु की ओर। देखिए त्रिशूल जो गाड़ते हैं नीचे गाड़ते हैं, लेकिन उसका जो एरो होता है या तीर होता है वो ऊपर की ओर होता है उसका। तो सतह से वायु आसानी से याद हो गया। इसके बाद है नाग। नाग को टैंक रोधी या लघु दूरी की मिसाइलें भी बोला जाता है। इसका जो एक नारा है दागो और भूल जाओ, यानी कि ये एक बार लगा के छोड़ दीजिए, जैसे आपका मशीन गन होता है तो वो लगातार फायर करता रहता है। इसके बाद है अग्नि। अग्नि जो मिसाइल का आविष्कार किया था वो किया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा वो। और इसकी जो अग्नि है, देखिए आप अग्नि जलाते हैं तो कहाँ पे जलाते हैं, पृथ्वी पे ही जलाते हैं, यानी कि सतह से सतह हो गया। इसके बाद देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए मिसाइल मैन भी बोला जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे आते हैं देखिए ब्रह्मोस, बी से ब्रह्मोस, यानी कि क्वेश्चन अभी यूपीपीसी में भी आया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो भारत और रूस ने मिलकर जो है किया था। ब्रह्मोस, रोस, रै से रोस यहाँ पे हो गया, तो भारत और रूस ने किया था। इसके बाद है अस्त्र। तो इसका जो प्रास है वो है प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अर्जुन जो है, अर्जुन और भीम भाई भाई थे, तो एक ही इनकी विशेषता होगी। अर्जुन क्या देखिए एक आधुनिक टैंक है और स्वदेश निर्मित है ये। इसके बाद भीष्म क्या है, स्वदेश तकनीक द्वारा प्रथम T-90 युद्धक टैंक है ये। इसके बाद है तेजस। तेजस का नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही हल्का होगा और बहुत ही स्पीड वाला होगा, यानी कि तेजस क्या है, हल्का। भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान देखिए हल्के ही होते हैं। इसके बाद देखिए सारस, नाम से ही पता लग रहा है बहुत ही लंबी होगी, तो ये क्या है देखिए स्वदेश निर्मित यात्री वायुयान, और यात्रियों का जो वायुयान है तो बहुत ही लंबा होता है, तो सारस क्या है, स्वदेश निर्मित यात्री वायुयान है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, तो इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और जो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, और किसके द्वारा देखिए विक्रम साराभाई के द्वारा ये स्थापित किया गया था। भारत का पहला उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया तो आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था सोवियत संघ कापुस्तिन यार परीक्षण केंद्र से कॉस्मोस परीक्षण यान द्वारा। इसके बाद है एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। इसके बाद है श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में और इसरो द्वारा प्रयोग में ये लाया जाता है, और भारत का एकमात्र उपग्रह परीक्षण केंद्र है, और ये सतीश धवन केंद्र में स्थित है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। इसके बाद है देखिए यहाँ पे देखिए भारत का सर्वप्रथम अंतरिक्ष में पहुंचने वाला यात्री, तो राकेश शर्मा था ये, और स्क्वाड्रन लीडर भी थे। एक भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, ये ऊपर आ चुका है। इसके बाद है एक टीम पिक पूछा जाता है। टीम पिक क्या है, तो ये एक अंतरिक्ष यात्री है, यूरोप की एक जो एजेंसी है, टीम पिक बोला जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम है यूरोप की। इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो देखिए कुछ क्वेश्चन बचे हो मिसाइल से रिलेटेड। सतह से सतह कौन कौन सी मिसाइल है, तो PABD, यानी कि आप देख लीजिए कौन कौन सी ये मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है, या मारक क्षमता इनकी। सतह से वायु त्रिशूल है, वायु से के देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है ये प्रकाश से रिलेटेड है। इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष से क्वेश्चन आता है। सूर्य की विपरीत दिशा में निकलता है इंद्रधनुष, और इसीलिए 12 बजे जो है कभी नहीं निकलेगा। तो आप हिसाब लगा लीजिए जिस भी दिशा में सूर्य होगा तो उसके विपरीत दिशा में ही ये हमेशा निकलता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और देखिए वर्ण विक्षेपण या श्वेत प्रकाश, जब हम कांच के एक जो है प्रिज्म से गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को, तो जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसको आप नीचे से याद रखिए, VIBGYOR, विबग्योर। तो अब इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे कम जो विचलन हुआ है लाल रंग का हुआ है। इसके बाद देखिए सबसे जो तरंग दैर्ध्य चमकता है वो लाल रंग ही चमकता है, ये फैलता नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए सबसे जो ज़्यादा जो विचलन कोण होता है वो होता है बैंगनी रंग का, यानी कि वायलेट यहाँ पे। इसके बाद ये क्वेश्चन आते देखिए, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लाल रंग और बैंगनी रंग। जो जिसका लाल रंग सबसे कम होगा
तो देखिए तरंग दैर्ध्य या रंग सबसे अधिक किसका है, लाल रंग का है तरंग दैर्ध्य। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन होता है बिखराव, विचलन कोण, अपवर्तनांक और ऊर्जा, जो ये है आपका ऊर्जा जो है ये सबसे कम है लाल रंग की। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें ये किसकी हो जाएगी, बैंगनी रंग की सबसे अधिक हो जाएगी। और ये सबसे अधिक है तरंग दैर्ध्य और चमकना, तो ये बैंगनी रंग की हो जाएगी सबसे कम। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी है, बैंगनी रंग की। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, देखिए डायरेक्ट रेलवे में भी पूछे जा चुका है ये क्वेश्चन और आपके भी एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। परावर्तन क्या होता है, किसी वस्तु का दिखाई देना या स्टेथोस्कोप की घटना या प्रतिध्वनि का मालूम पड़ना, ये क्या होता है, परावर्तन के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपवर्तन क्या होता है, जमीन से जल में देखने पर किसी वस्तु का टेढ़ा दिखाई देना। देखिए आपको कोई डंडी खड़ी कर दिया तो जल में, तो वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो क्या है आपका अपवर्तन होता है। अप डाउन, तो वो क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। या टिमटिमाना भी अपवर्तन के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है प्रकीर्णन को कहते हैं बिखराव होना। तो देखिए आकाश का जो रंग जो है नीला होता है वो प्रकीर्णन के कारण ही होता है। सूर्योदय और अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, वो भी प्रकीर्णन के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल जो फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रकाश का हीरे में जाना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। इसके बाद मरीचिका या मृत तृष्णा का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसके बाद विवर्तन जो है, विवर्तन है टिंडल प्रभाव जो है आपका। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए आपका कोई रूम है, उसमें देखिए एक कोई मोहरी खोल दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, तो उसमें एक प्रकाश आता है आपकी, जो एक प्रकार से उसमें जो प्रकाश आता है थोड़ी सी मतलब जगह में को छिद्र में को उसमें, तो उसमें क्या होता है लाइट में आपको टिमटिमाते हुए चमकते हैं उसमें धूल के कण, तो वही होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किस पे आधारित है, विवर्तन पे। इसके बाद आता है क्वेश्चन आपका लेंस से, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए एक याद रखिए, केवल दूरदृष्टि दोष, दूर की चीजें साफ दिखाई देती वह पास की नहीं देती। इसका मतलब आपको पास की चीजें साफ नहीं दिखाई दी, तो इसका मतलब आप जो है आप पुस्तक नहीं पढ़ सकते, तो आपको कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट इसके अपोजिट होगा निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट है, देख लीजिए। तो इस पे क्या होता है, हाइपर मायोपिया, किससे संबंधित है, दूरदृष्टि दोष को ही बोला जाता है, और मायोपिया बोला जाता है निकट दृष्टि दोष को। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, इसको अभिसारी लेंस या उन्नोत्तर लेंस भी बोला जाता है। इसके बाद उत्तल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस, यहाँ पे अभिसारी लेंस, यहाँ पे हो गया अपसारी लेंस, ये हो गया उन्नोत्तर लेंस, और ये हो गया आपका नतोदर लेंस। इनके अन्य नाम है ये सभी के, देख लीजिए इनको। इसके बाद है उत्तल लेंस में जो होता है प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा एक रेटिना के आगे बनता है, इसमें क्या होता है छोटा बनता है इसमें। और देखिए इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा दर्पण, यानी कि आपका उत्तल लेंस का जो कार्य है वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस का कार्य, और जो आपका अवतल लेंस का कार्य है वो हो जाएगा वहाँ पे उत्तल लेंस का कार्य। देखिए यहाँ पे आपका स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम है अनंत। देखिए लेंस की क्षमता है होती है 1/4 फोकस दूरी में मीटर में, यानी कि लेंस की जो क्षमता का मात्रा को होता है आपका डायोप्टर, और धूप के चश्मे जो होते हैं वो 0 डायोप्टर के ही बने होते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका वर्णधनता होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो यह कलर विजन भी बोला जाता है इसको। ये होता है जन्मजात रोग, इसमें गब्बर यानी कि ग्रीन हरा और ब्लू नीला और रेड लाल, ये रंग जो है पहचान नहीं पाता है रोगी इसमें। यहाँ पे देख लीजिए ये रह गया था, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ये होगी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें देखिए जीवन काल होता है आरबीसी का 120 दिन, यहाँ पे होता है 2, 3, 4 दिन, यानी कि इतने 2 से 4 दिन आ सकता है इसमें। इसके बाद रंग होता है इसका जो लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, बनती है अस्थि मज्जा में, और कब्रिस्तान जो होता है इसकी मृत्यु होती है वो होती है तिल्ली यानी कि प्लीहा में। और इसमें देखिए डब्ल्यूबीसी का ये इसमें है प्लीहा मलेरिया के कारण जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, और लसिका कोशिकाएं बनती है यहाँ पे। और हीमोग्लोबिन जो पाई जाती है आपका वो पाई जाते हैं लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। इसके बाद देखिए व्यास होता है 0.007 mm इसका, और कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है डब्ल्यूबीसी, और कणिका की अधिक मात्रा को यहाँ पे जो है इससे संबंधित होती है। ल्यूकीमिया बोला जाता है ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया।